हाँ जी बैठो। तो बहुत दिन से आप लोग इंतज़ार कर रहे थे कि अब जो है कब 12th के सिलेबस स्टार्ट होगा, तब से हम आना शुरू करेंगे, है कि नहीं? तो आप जानते हैं कि कोई भी काम को जब हम लोग करते हैं तो रूल ये होता है कि उसका एक रोड मैप बनाया जाए, एक शॉर्ट में प्लान बना लिया जाए। हालांकि प्लान बीच बीच में चेंज भी होता है, लेकिन एक प्लान तो बनाना ही चाहिए। उसके बिना कहा जाता है कि जैसा परिस्थिति वैसा रणनीति। अगर आप बेहतर रणनीति के साथ काम नहीं करेंगे और आपके पास अगर कोई स्ट्रैटेजी नहीं हो, तो बहुत बार इंटेलिजेंट लोग भी वो अपने लाइफ में फेलियर होते हैं। और फेलियर होने का मात्र एक रीज़न होता है कि मेहनत तो शायद वो बहुत किए, नॉलेज भी वो बहुत रखे, लेकिन नॉलेज का जब इस्तेमाल करना था, किस तरह से इस्तेमाल करना था, कब इस्तेमाल करना था, उनको ये पता ही नहीं रहा और वो जितना सफल होना चाहिए उतना हो नहीं पाए। देखिए, हम लोगों का दो उद्देश्य है इस क्लासरूम का। एक उद्देश्य तो ये है कि 12th का जो एग्ज़ाम हो उसमें कोई क्वेश्चन हमसे छूटे नहीं। पहली उद्देश्य है, क्योंकि 12th तो सबको पास करना जरूरी है। देखो, सिलेबस हार्ड नहीं है। हार्ड काम क्या है, ठीक ना? मोबाइल तुम लोग अपना बंद कर लेना, नहीं तो फिर बहुत डिस्टर्ब हो जाते हो, बढ़िया सुन नहीं पाते। तो होता क्या है कि आज जो पढ़ोगे सब बात तुमको याद रहेगा, लेकिन हर दिन जब पढ़ोगे तो कुछ कुछ लोड बढ़ते जाएगा। जब 20 क्लास 30 क्लास कर लोगे तब उसको संभालना होता है। जैसे बहुत बार तुम देखोगे कि कुछ लोग 50 लाख 1 करोड़ रुपया कमा लेते हैं तो पगला जाते हैं। उनको समझ में नहीं आता है क्या करें, तो वो कहीं जा कर के 50 लाख के गाड़ी खरीद लेते हैं, कहीं कुछ खरीद लेते हैं, कहीं घड़ी खरीद लेते हैं 5 लाख के कुछ, और बाद में पता चलता है कि वो सब पैसा उनका बर्बाद हुआ। यानी कि अगर आप पर डे सीख रहे हैं, यानी पर डे अर्न कर रहे हैं, अर्न करना भले वो नॉलेज अर्न कर रहे हैं, फाइनेंशियली हम पैसा नहीं अर्न कर रहे हैं, तो पैसा संभालने के लिए भी तो सीखना पड़ेगा। जो हम अर्न कर लिए, ठीक है, ये नेचुरल फिनोमिनन है कि जितना बात हम लोग सुनते हैं कुछ बात हम भूल जाते हैं। ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। आपको भले लगता है कि नहीं, मेरा याद रखने का क्षमता जो है बहुत वीक है, बल्कि 90% से ज़्यादा लोगों को याद रखने का क्षमता वीक ही होता है। 5-10% लोग होते हैं जो थोड़ा चमत्कारी टाइप 5-10 बोल रहे हैं, बहुत ज़्यादा बोल दे रहे हैं, मतलब वैसा भी नहीं। मतलब जिनको याद बहुत अच्छे से रहता है। तो याद करने का तरीका क्या है? याद करने का बेस्ट मेथड एक ही होता है, रिवीजन। आप ही सोचिए, आपको अब कभी अपने नाम का रिवीजन करना पड़ा होगा कि भाई नाम याद कर लेते हैं, क्या पता कहियो भूल जाए। ऐसा नहीं ना होता है कि पिताजी का नाम रिवाइज कर लेते हैं एक बार, ऐसा नहीं होता है। क्यों? इसलिए क्योंकि वो हर बार तो यूज में आ रहा है, तो उसका रिवीजन क्या? अगर हम आप लोगों को होमवर्क दें कि अगले क्लास में a+b² फार्मूला भूल करके आइएगा, तो क्या भूल पाइएगा? तो सोचो, तो कहते हो मेरा याददाश्त मजबूत नहीं है, और तुम भूल ही नहीं पा रहे। इसलिए कि जो चीज़ हम बार बार देख लिए वो नहीं भूलेंगे। देखो, एक तुमको मेथड बता दे रहे हैं जिससे तुम पढ़ोगे तो भूलना भूल जाओगे। लेकिन ये तुम जान लेना कि हम लोग जो हैं चाहते हैं कि कोई जड़ी बूटी दे देता, कोई आशीर्वाद दे देता, कोई ऐसा कुछ चमत्कारी काम कर देता कि हम भूलते नहीं। तो ऐसा तो चमत्कार मेरे पास है नहीं। हम साइंस के टीचर हैं, उतना चमत्कार आता नहीं है। जो भी बात है वो साइंटिफिक है। इसलिए देखो, हमने जो आजमाया है, अक्सर ऐसा देखा जाता है साइंटिफिकली कि एक चीज़ को अगर हम लगातार 5 दिन तक रिवाइज कर लें तो उसका जो परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी है वो 6 महीना 8 महीना तक चल जाता है।
तो हम कैसे रिवाइज करें? देखो होता क्या है कि जो लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं एक रणनीति बना के और साल 2 साल मेहनत करके, उनसे अगर तुम 5-10 साल के बाद इंटरव्यू लोगे ना तो ऐसे बोलते हैं कि हाँ हाँ हम भी यूपीएससी दिए थे, थोड़ा सा ट्राई 6 महीना 1 साल पढ़े थे, मेरा हो गया। माने वो ऐसा बतलाते हैं कि 6 महीना साल भर मतलब न के बराबर पढ़े और उनका हो गया, मतलब हम इतना सुपर ब्रिलियंट था। ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने साल भर खुद को तपाया था, और साल भर बहुत समय होता है। अभी भी तुम्हारा जो एग्ज़ाम है उसमें बहुत टाइम है। अगर हम आज से तैयार होकर के उस रणनीति को अपना ले तो देखो रणनीति क्या है, कोई बहुत अलग नहीं है। थोड़ा मेहनत से जुड़ा हुआ है, थोड़ा पेशेंस से जुड़ा हुआ है, खुद पर डिसिप्लिन से जुड़ा हुआ है। सबसे तकलीफ तो खुद को नियंत्रित करना होता है। तुम जानते हो, मन है कह रहा है कि ना ना थोड़ा देर और मोबाइल देख लेते हैं, थोड़ा देर के बाद पढ़ेंगे, 20 मिनट बाद पढ़ेंगे, अच्छा अभी आईपीएल के लास्ट ओवर चल रहा है, थोड़ा रुक जाते हैं, थोड़ा रुक जाते हैं, अच्छा इतना में ऐसा क्या चला जाएगा। ऐसे ही ना हम लोग सोचते हैं और धीरे धीरे बहुत सारे टाइम को वेस्ट कर देते हैं। तो देखो करना कुछ नहीं है। जैसे मान लो आज हम जो सिखाए, आज तो ऐसे भी हम तुमको सिलेबस वगैरह ये सब चीज़ सब बतलाएंगे डिटेल में। तो जो हम सिखाए, चाहे तुम केमिस्ट्री में, मैथ में, बायोलॉजी में, कोई भी सब्जेक्ट में जहाँ भी सीखा, हर सब्जेक्ट के लिए बात करना। अगले दिन जब तुम आना तो एक बार ज़रूर ख्याल रखना कि हम सुबह में जब जगे, मान लो तुम 6 बजे उठे, 6:30 में उठे, थोड़ा लेट कभी कभी हो जाता है तुमको, तो तुम सोच लो कि हम ब्रश भी करेंगे ना तो हमारे पास कॉपी रहेगा फिजिक्स के, क्योंकि 7 बजे से क्लास। अगर रात कहीं रिवाइज कर लिए तब तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं हो पाया है तो सुबह सुबह ही नहीं सर बोले हैं। देखो कहा जाता है ना कि गुरु का स्थान जो है वो ईश्वर से ऊपर रखा जाता है। तुम सुने हो गुरु गोविंद दाऊ खरे काको लागे पाए, मतलब कि गुरु को तो सबसे ऊपर रखा गया है। तो ये गुरु का उद्देश्य क्या हो सकता है? उद्देश्य तो यही ना है कि तुम कैसे बेहतर करो। हाँ, एक बात ज़रूर है कि हम तुमको मेहनत करना सिखाते हैं। मेहनत करना सिखाते हैं तो हो सके हम थोड़ा कड़वे भी हो सकते हैं, क्योंकि मेहनत करने का बहुत लोगों को इच्छा नहीं करता है, तो थोड़ा कड़वा लगेगा। लेकिन बस याद रखो, विश्वास रखो, अगर बात को मानोगे तो फिर जीवन भर तुम भूल भी नहीं पाओगे। एकदम तुमको भी लगेगा, मेरा पहले का एक लिखा हुआ लाइन है कि भले ही मैं तुझे करवे लगूं, मगर नाज होगी तुझे मेरे हर चीज़ पे, प्यार भले ही मत दे तरस तो ज़रूर आएगी तुझे अपने अजीज पे, और मुझे आशा ही नहीं पूरी विश्वास है लौटाओगे एक दिन मेरे इस चाहत के दहलीज पे। तो हम जो चाहते हैं तुम वही करोगे, ये मुझे पूरा विश्वास। और हम बुरा तो कुछ नहीं चाह सकते हैं, हम तो बस यही चाहेंगे कि बस तुम चमन में खिल सको तो समझो मैं भी खिल गया। तुम्हारे ही आगे बढ़ने से मेरा भी जुड़ा हुआ सब कुछ है कि नहीं। और फिर मैं हूँ भी क्या, मैं जो हूँ अपना जीवन का अगर कहो कि जो मोस्टली टाइम है तो मैंने तो विद्यार्थियों को ही दिया है। सुबह 7 बजे से रात के 8:30 बजे तक विद्यार्थियों के बीच रहे। अभी मान लो ना बीच बीच में गैप हो जाता है, फिर तो बाद में सब तो यही टाइम हो जाता है। इसलिए हम लोग जो हैं, जो देखो रणनीति जो बता दे रहे हैं उसको समझो। पहला दिन क्लास किए, दूसरा दिन आने के पहले रिवाइज करेंगे, तीसरा दिन क्लास करेंगे तो ये दोनों क्लास रिवाइज करेंगे। इसी तरह से 5वां क्लास करने आएंगे तो ये चारों रिवाइज करेंगे। लेकिन जब 6ठा क्लास करने आएंगे तो पहला रिवाइज नहीं करेंगे, उसके बाद हम दूसरा से शुरू करेंगे। तुम्हारे दिमाग में आएगा कि सर आप 5 दिन में अगर 10 घंटा पढ़ा दीजिएगा, हमको एक बार में रिवाइज करना है 4 क्लास को, 5 क्लास को, तो ये टफ है कि नहीं? तो शायद नहीं। क्यों नहीं टफ है? क्योंकि जानते हो जब 5वां बार तुम 5वां क्लास कर रहे होगे तब तक में इसको तुम 4 बार रिवाइज कर चुके होगे। और 4 बार तुम रिवाइज कर चुके होगे तो तुमको उसमें कुछ अब दिखाई नहीं पड़ेगा। हाँ, वो देखोगे या पेज उलट दोगे।
समझे बात को। और टाइम लगे चाहे जो लगे, अगर इस काम को हर सब्जेक्ट में करोगे तो बस ज़्यादा नहीं, अगले साल बोर्ड का एग्ज़ाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, एकदम गारंटी है तुम बहुत अच्छा करोगे। और ऐसे भी तुम जानो कि माने इस काम में तो डिसिप्लिन है ना, माने अपने ऊपर नियंत्रण है, हर दिन जो सर बोले हैं वो करना। और ये बैच तो जान रहे हो रेगुलर है, रेगुलर है तो इसका बेनिफिट भी है। रेगुलर होने का एक बेनिफिट तो ये है कि बहुत जल्दी सिलेबस तुम्हारा फिनिश होगा। दूसरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा जितना मर्जी होगा हम लोग काम करें, क्योंकि फ्रीडम तो रहेगा ना। तो ठीक है, आइए अब हम लोग 12th के सिलेबस को समझते हैं। ठीक है, देखिए सिलेबस तो हम लोग एनसीईआरटी ही फॉलो करेंगे, और एनसीईआरटी सिलेबस में यूनिट वाइज दिए हुए हैं। हाँ, उसी यूनिट में चैप्टर भी है, लेकिन यूनिट वाइज दी, जैसे कि फर्स्ट यूनिट जो है इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब देखो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है इसमें दो चैप्टर है, एक है इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड और एक है कैपेसिटर या पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। दो चैप्टर इन्वॉल्व। इसके अलावे यूनिट 2 जो है, देखो बहुत लोग क्या करता है ना कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कैपेसिटर को शामिल नहीं करता है, लेकिन सही बात ये नहीं है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एससी वर्मा का बुक पढ़ोगे तो 3 चैप्टर है, एक है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, दूसरा है गॉस लॉ और तीसरा है कैपेसिटर। 3 चैप्टर है। एनसीईआरटी बुक में 2 चैप्टर है, मतलब कैपेसिटर कोई अलग चैप्टर नहीं है। लोग क्या करता है कि पहला चैप्टर पढ़ा देता, कहता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स खत्म हो गया और कैपेसिटर अलग है। बिल्कुल नहीं, कैपेसिटर अलग नहीं है, बल्कि वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ही पार्ट। अब देखो जी, यूनिट 2 करंट इलेक्ट्रिसिटी। वैसे ये जानो जो न्यू पैटर्न है उसमें ये दोनों यूनिट को मिला करके 16 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाना। इसके बाद जो है यूनिट 3 में है मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। और यूनिट 4 जो है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट। और ये दोनों जो है नए पैटर्न में 17 मार्क्स के लिए दिया गया। इसके बाद जो है यूनिट 5 है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यूनिट 6 जो है वो है ऑप्टिक्स, या उसी को लाइट बोलते हैं। पढ़ेंगे ऑप्टिक्स में 2 ऑप्टिक्स होता है, वेव ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स। और ये दोनों को मिला करके 18 मार्क्स का क्वेश्चन। ठीक है, वैसे ये जानो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होगा ना, यहाँ तक पहुँचोगे यूनिट 5 तक, तो एनसीईआरटी में 2 वॉल्यूम है बुक का 12th का, तो पहला वॉल्यूम यूनिट 5 पर आकर ख़त्म हो जाएगा। अब जो है इधर लिख देते हैं
यूनिट 7 जो है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। इसके अलावे यूनिट 8 जो है वो है एटम एंड न्यूक्लियाई, और इन दोनों से जो है क्वेश्चन पूछा जाना है 12 मार्क्स का। और यूनिट 9 जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज है, जिससे 7 मार्क्स का क्वेश्चन आना है। यही आपका सिलेबस, जो न्यू सिलेबस है एनसीईआरटी का 24 के लिए, वो सिलेबस यही है। और देख लो, ये सबको जोड़ोगे तो 70 मार्क्स होना चाहिए। 70 मार्क्स का तुम्हारा थियोरिटिकल है और 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल है। तो पहले तो इसको लिख लिया जाए, अच्छा रहे।